मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सहआचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, मार्क्स पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और मार्क्स के दर्शन पर चर्चा करते हुए आज मैं आपसे उसके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। मार्क्स और एंजेल्स दोनों का मानना ये था कि समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मूल रूप से ऑगस्टाइन थोरेई के द्वारा दी गई थी, परंतु उसका पूरा विवेचन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। प्रारंभ में इसीलिए हम पहले वर्ग क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। वर्ग को परिभाषित करते हुए मार्क्स ने कहा है कि वर्ग व्यक्तियों का वो समूह है जो उत्पादन की किसी एक विशेष प्रक्रिया से संबंधित है और जिस समूह के सदस्यों के हित समान हैं। मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष का आधार समाज के उत्पादन व वितरण के दो वर्ग हैं जो परस्पर विरोधी हित होने के कारण आपस में संघर्षरत हैं। समाज का एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है, उसके पास भूमि है, पूंजी पर अधिकार है। वहीं दूसरा वर्ग मजदूर या श्रमिक वर्ग है जो प्रथम वर्ग पर आश्रित है और उसके पास केवल परिश्रम है, श्रम है, जिसके आधार पर वो पूंजी अर्जित कर सकता है। ये दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हुए भी उनके हित परस्पर आपस में विरोधी हैं। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण इतिहास में सदा से वर्ग संघर्ष चला आता रहा है। मानवीय इतिहास को अगर हम देखें तो आदिम अवस्था में साम्यवाद था। परस्पर निजी संपत्ति का अभाव होने के कारण कोई हितों का संघर्ष नहीं था, परंतु जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य भूमि से जुड़ा, स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि समाज का विभाजन अमीर, स्वामी और गरीबदास के रूप में हो गया। ये व्यवस्था जैसे जैसे आगे विकसित हुई और मनुष्य भूमि से और ज़्यादा जुड़ता चला गया, वहीं से सामंतवादी व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, जहाँ भूखंडों के स्वामी सामंत थे, जागीरदार थे और किसानों के द्वारा इस भूमि पर खेती का काम किया जाता था। यही संबंध आगे चल के श्रेणीपति और दस्तकार के संबंधों के रूप में परिवर्तित हो गए। इन दोनों वर्गों के परस्पर हित निरंतर आपस में एक दूसरे से उल्टे थे और इसीलिए वर्ग संघर्ष लगातार चलता रहा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात यही व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति था वो अधिक उत्पादन और धन के केंद्रीकरण में विश्वास रखता था और इसीलिए जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता गया, उससे पूंजीपतियों के पास पूंजी तो बढ़ती गई परंतु पूंजीपतियों की संख्या घटती गई। जो श्रमिक और मजदूर इनके उद्योगों में काम करते थे, ये मजदूर धीरे धीरे संगठित होते चले गए, इनकी संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे अति उत्पादन के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उसके परिणाम स्वरूप जो छोटे और मझोले उद्योगपति थे वो भी पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों की गिनती में आ गए। पूंजीवादी
अपनी कम संख्या और आर्थिक संकट के कारण असुरक्षित थे, जबकि श्रमिक और मजदूर संख्या में ज़्यादा और समाज में समान रूप से शोषित थे। अतः पूंजीवादी व्यवस्था में इस संगठित श्रमिक वर्ग के आगे मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता। पूंजीवाद का विकास ही उसके विनाश का कारण बनता है। श्रमिक पूंजीपतियों से उनकी पूंजी और सत्ता दोनों छीन लेते हैं और इसके बाद सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थापना होती है। पूंजीवाद के विकास में श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, वो संगठित समुदाय के रूप में आगे आते हैं, उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न होती है और परस्पर सहयोग के द्वारा ये पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जिससे उत्पादन और वितरण के साधनों का जो निजी स्वामित्व है वो समाप्त हो जाता है, निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है और पूरी विश्व व्यवस्था में एक श्रमिक वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ये काल अपने आप में एक संक्रमण काल है जो धीरे धीरे वर्ग संघर्ष की समाप्ति के पश्चात एक वर्गविहीन और राज्यविहीन अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। आलोचकों का कहना है कि वर्ग संघर्ष की ये जो विवेचना मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है ये पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है। आलोचकों का कहना है कि संघर्ष को सामाजिक जीवन का मूल तत्व मानना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि यदि संघर्ष ही मनुष्य के जीवन का मूल तत्व होता तो मनुष्य जीवन कभी का समाप्त हो गया होता। निश्चित तौर पर मनुष्य के जीवन में सहयोग और सहकार की भावना भी उतनी ही विद्यमान है। मार्क्स अपने चिंतन में केवल दो वर्गों के बारे में बात करता है, जबकि आलोचकों का मत है कि समाज में इन दोनों के अलावा एक मध्यम वर्ग भी विद्यमान है और इस मध्यम वर्ग पर मार्क्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ये मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक आदि शामिल हैं और जिनकी समाज के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अन्य दोनों वर्गों से अर्थात पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग से भिन्न है और इस पर अलग से विचार करना भी ज़रूरी है। आलोचकों का ये भी मानना है कि मार्क्स ने अपने चिंतन में आर्थिक और सामाजिक वर्गों को एक माना है। संभवतः ऐसा करके वो अपनी धारणा को राजनीतिक दृष्टि से सही सिद्ध करना चाहता है। व्यवहार में देखा जाए तो केवल आर्थिक आधार पर समाज का विभाजन करना गलत होगा। सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक आधार के अलावा धर्म, शिक्षा, योग्यता और व्यवसाय आदि अन्य आधार भी हैं जिनके द्वारा समाज का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा मार्क्स ने अपने चिंतन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के द्वारा सर्वहारा के क्रांति की कल्पना की है और इसमें श्रमिक वर्ग के नेतृत्व की बात कही है। आलोचक इस विषय से भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्रांति का नेतृत्व कभी भी किसी भी काल में मजदूर वर्ग के द्वारा नहीं हुआ है।
बल्कि इसका नेतृत्व हमेशा ही बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा होता आया है। स्वयं लेनिन ने भी स्वीकार किया है कि मजदूर वर्ग अभी इस लायक नहीं बना है कि वो समाजवादी चेतना को उत्पन्न कर सके। इस चेतना का स्रोत वास्तव में बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग ही होता है। मार्क्स अपने चिंतन में वर्गीयता की भावना को सबसे प्रबल मानता है। आलोचकों के अनुसार ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि वर्गीयता की भावना से अधिक राष्ट्रीयता की भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण और मजबूत है। इतिहास गवाह है कि जब कभी भी राष्ट्रीय संकट खड़ा हुआ है, मनुष्य ने अपनी वर्गीयता की भावना को भूलकर राष्ट्रीयता को प्राथमिकता दी है। मार्क्स का ये कहना कि समस्त मानवीय इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। आर्थिक कारणों से परिवर्तन निश्चित तौर पर आते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त धर्म, मानवीय भावना अपने आप में संघर्ष का कारण बनती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत में दो समुदायों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो वर्ग संघर्ष है वो आर्थिक आधार पर नहीं है। मार्क्स का ये कहना कि वर्ग संघर्ष का परिणाम अंतिम रूप से वर्ग विहीन और राज्य विहीन स्थिति के रूप में परिवर्तित होगा, अपने आप में उचित नहीं है। मार्क्स ये मानता है कि वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवाद का अंत होगा और समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मार्क्स ये भूल गया कि पूंजीवाद में भी अपने आप में अंदर से सुधार की संभावनाएं और सुधार की गुंजाइश है, और इस सुधार के द्वारा पूंजीवाद का अंत किए बगैर व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इसका उदाहरण अमेरिका और इंग्लैंड में श्रमिकों के काम करने की स्थिति में जो सुधार हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है। श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों में परिवर्तन करके यूरोप और अमेरिका में श्रमिकों के असंतोष को दूर किया गया, जिससे कि पूंजीवादी व्यवस्था के समाप्त होने की संभावना ही कम हो गई। कार्युहंट का मानना है कि मार्क्स का कथन कि समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, यह आम आदमी को विश्वास दिलाने के लिए तो सही है, क्योंकि इसके द्वारा श्रमिक वर्ग को ये समझाया जा सकता है कि पूंजी की असमानता समाप्त होने पर उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनके दुर्भाग्य का कारण केवल वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है। परंतु वैज्ञानिक रूप से अगर विवेचना करते हैं तो ये धारणा अपने आप में एक मिथ्या अवधारणा है।